नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 12 हिंदी कोर के जो आपका वितान बुक है उसके सभी चैप्टर का जो मोस्ट VVI MCQ प्रश्न है उसको देखने वाले हैं। और इतना करने के बाद आपका पूरा वितान बुक कंप्लीट हो जाएगा और इससे आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहें और चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपका क्लास 12 के प्रत्येक सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जा रही है। तो चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे प्रश्नों को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हुए चलते हैं। तो देखिए बच्चों, इस बुक का पहला चैप्टर है सिल्वर वेंडिंग, जिसके लेखक हैं मनोहर श्याम जोशी। देखिए सभी चैप्टर के लेखक का नाम आप लोग जरूर कर लीजिएगा, इससे एक क्वेश्चन पक्का आएगा। और हाँ, इसके लिए मैं एक वीडियो लेकर के आऊँगा जिसमें सभी चैप्टर के लेखक के नाम याद करने का ट्रिक आपको बताऊँगा। तो देखिए इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है आपका कि सिल्वर वेंडिंग शादी का कौन सा साल होता है। तो सिल्वर वेंडिंग आपका शादी के 25 साल पूरे होने पर मनाया जाता है, यानी कि शादी का आपका 25वां साल होता है। ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर होगा 25। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि किशन दा का पूरा नाम क्या था। तो किशन दा का पूरा नाम आपका कृष्णानंद पांडे था। ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर होगा कृष्णानंद पांडे। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि असोधर पंथ को श्रद्धा की कौन सी बात इम्प्रॉपर महसूस होती है। तो असोधर पंथ को श्रद्धा की आपका मोहरी वाली पतलून वाली बात और आपकी ऊंची एड़ी के जूते वाली बात, ये दोनों बात यहाँ पे असोधर पंथ को इम्प्रॉपर महसूस होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग का और खा दोनों, तो ए और बी दोनों। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि असोधर बाबू को कौन सी सवारी निहायती बेहुदा लगती थी। तो उसे स्कूटर की सवारी निहायती बेहुदा लगता था। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा स्कूटर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि सिल्वर वेंडिंग पर भूषण ने अपने पिता को क्या उपहार दिया। तो सिल्वर वेंडिंग यानी कि अपने पिता और माता के शादी के 25 साल पूरा होने पर उन्होंने अपने पिता को ऊनी ड्रेसिंग ग्राउंड का उपहार दिया था, यानी कि गिफ्ट दिया था। ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है कि असोधर का दूसरा बेटा क्या करता था। तो असोधर का दूसरा बेटा IAS की तैयारी करता था। ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर होगा IAS की तैयारी। देखिए असोधर पंथ के टोटल आपका 3 बेटे थे। पहला बेटा आपका विज्ञापन कंपनी में आपका काम करता था, दूसरा बेटा आपका IAS की तैयारी करता था और तीसरा बेटा आपका स्कॉलरशिप पर अमेरिका में पढ़ाई कर रहा था। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि असोधर पंथ के बड़े लड़के का क्या नाम था। तो असोधर पंथ के बड़े लड़के का नाम भूषण था। ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर होगा भूषण। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि असोधर पंथ का बड़ा लड़का क्या करता था। तो अभी मैंने आपको बताया ये आपका विज्ञापन कंपनी में काम करते थे, यानी कि विज्ञापन कंपनी में नौकरी करते थे। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा विज्ञापन कंपनी में नौकरी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि असोधर का तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर कहाँ चला गया। तो ये आपका अमेरिका पढ़ाई के लिए गया था। ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर होगा अमेरिका। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि असोधर के जीजा का क्या नाम है। तो असोधर के जीजा का नाम जनार्दन जोशी है। ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर होगा जनार्दन जोशी। और ये कहाँ के रहने वाले हैं। तो ये आपका गुजरात के हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि असोधर पंथ बार बार किस शब्द का प्रयोग करते हैं। तो देखिए असोधर पंथ को आपका कोई भी बात आपका अजीब लगता है, अच्छा नहीं लगता है, तो वो बार बार एक शब्द का प्रयोग करते थे समहाउ इम्प्रूव पर। ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर होगा समहाउ इम्प्रूव पर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि असोधर पंथ की सिल्वर वेंडिंग का प्रबंध किसने किया था, यानी कि जो उनके शादी के 25 साल पूरे हुए थे तो इसके लिए केक काटना, आज तो एक ही साल पूरा होता है केक काटता है। ठीक है, तो 25 साल पूरा हुआ तो केक और पार्टी का आपके यहाँ पे इंतजाम किसने किया था। तो उसके बड़े बेटे भूषण ने किया था। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि असोधर बाबू के कितने बेटे थे। तो मैंने आपको बताया कि असोधर बाबू के कुल आपका
3 बेटे थे। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा 3 बेटे, और आप उसका एक बेटी भी था, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि असोदर बाबू कौन से पद पर नियुक्त थे। तो असोदर बाबू आपका सेक्शन ऑफिसर के पद पर नियुक्त थे। ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर होगा सेक्शन ऑफिसर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि असोदर बाबू कैसी जिंदगी जीना चाहते थे। तो ये आपका सरल और सादगीपूर्ण जिंदगी जीना चाहते थे। ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर होगा सरल और सादी। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि इस कहानी की मूल संवेदना क्या है। तो देखिए इस कहानी में आपका सिल्वर वेंडिंग में आपका जो पीढ़ी का अंतराल है, यानी कि जो जनरेशन गैप है, इसके बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से आपका एक पिता और उनके बच्चों की पर बातों का यहाँ पे कोई भी आपका नहीं बनता है, मतलब कि नोक झोंक देखने को मिलता है। तो इसमें आपका पीढ़ी का अंतराल यानी कि जनरेशन गैप के बारे में बताया गया है। मूल संवेदना इसका क्या है, पीढ़ी का अंतराल। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका देखिए कि ऑफिस से छुट्टी होने पर असोदर बाबू कहां जाते थे। तो ऑफिस से छुट्टी होने पर आपका असोदर बाबू आपका बिड़ला मंदिर जाते थे। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा बिड़ला मंदिर। वहां पे जाते थे, कुछ देर कीर्तन भजन करते थे और मेडिटेशन करते थे, यानी कि भगवान का ध्यान लगाते थे। फिर इसके बाद ये आपका सब्जी लेने के लिए पहाड़गंज चला जाते थे, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि असोदर बाबू घर से ऑफिस कैसे जाते थे। तो असोदर बाबू यहाँ पे घर से ऑफिस आपका पैदल जाते थे। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा पैदल। देखिए उसके बच्चे बोलते थे कि पापा आप ले लीजिए स्कूटर ले लीजिए, ठीक है, स्कूटर से आप जाइए ऑफिस। लेकिन उसे स्कूटर की सवारी कैसा लगता था, तो बेहुदा निहिता लगता था, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि असोदर बाबू की किस से तकरार होती रहती थी। तो अभी बताएं कि उसके बच्चों और पत्नी से उसका एक जरा सा भी नहीं बनता था। यहाँ पे जनरेशन गैप को दिखाया गया है, ठीक है। तो पत्नी और बच्चों से आपका तकरार होते रहता था। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि असोदर बाबू जुड़े हुए हैं। तो असोदर बाबू किससे जुड़े हुए हैं। तो ये आपका पुरानी परंपराओं से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा पुरानी परंपराओं से। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि भूषण ने असोदर पंत को क्या उपहार दिया, यानी कि उसका सिल्वर वेंडिंग था, तो वहां पे वो क्या उपहार देते हैं। तो ये उन्नी ग्राउंड का उपहार देते हैं। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा उन्नी ग्राउंड। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि सिल्वर वेंडिंग पाठ किस विधा की रचित है, यानी कि ये क्या है, ये निबंध है कि नाटक है कि एकांकी है कि कहानी है। तो ये आपका सिल्वर वेंडिंग एक कहानी है, ठीक है, यानी कि ये आपका कौन सी विधा की रचना है, तो ये आपका कहानी विधा की रचना है। ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि असोदर बाबू का परिवार की संस्कृति में ढलने में सफल रहा, ठीक है। तो ये आपका पश्चिमी संस्कृति यानी कि जो आपका अंग्रेजों की संस्कृति है, मॉडर्न वाला जमाना वाला फैशन है, इस पे आपका ढलने में सफल रहा। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका देखिए क्या है कि गिरीश कौन था। तो इस कहानी में आपका एक करेक्टर है गिरीश। तो गिरीश कौन था, तो ये आपका असोदर बाबू की पत्नी का चचेरा भाई था। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा असोदर की पत्नी का चचेरा भाई। और यही गिरीश ने आपका भूषण को विज्ञापन कंपनी में काम में लगाया था, जहां पे भूषण को कितना महीना मिलता था, तो उसे 1500 रुपए महीना मिलता था, जो कि असोदर बाबू को अचरज लगता था कि भैया हम आजकल अब रिटायर होने वाले हैं, हमको 1500 मिल रहा है और ये शुरू में ही 1500 कमा रहा, क्या काम कर रहा है, ठीक है। इससे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि असोदर बाबू की बेटी क्या करना चाहती थी। तो असोदर बाबू की बेटी यहाँ पे डॉक्टर की पढ़ाई के लिए अमेरिका जाना चाहती थी, जहां उसके बेटे आपका पढ़ाई के लिए गए थे स्कॉलरशिप पर, ठीक है, छोटे बेटे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग डॉक्टर की पढ़ाई के लिए अमेरिका जाना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि असोदर बाबू जुड़े हुए हैं। तो असोदर बाबू किससे जुड़े हुए हैं, तो ये क्वेश्चन कराए आपको पुरानी परंपराओं से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप क्या है कि असोदर बाबू की पत्नी किसका साथ देती थी, यानी कि जब मन मुटाव होता था, नोक झोंक होता था बच्चों और उसके असोदर बाबू के बीच, तो किसका साथ देती थी, तो ये अपने पति नहीं बच्चों का साथ देती थी। अक्सर आप लोग घर में भी देखते होंगे, अगर आपसे पापा से किसी से भी आपका नोक झोंक होता है तो मम्मी बच्चों के ही साथ देती है, ठीक है, जब डांटते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा अपना क्या हो जाएगा, अपने बच्चों का, ठीक है। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि असोदर बाबू के बड़े लड़के को कितने रुपए मासिक की नौकरी मिली। तो ये आपका 1500 रुपए का मिला था। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि असोदर बाबू का अपने बच्चों के प्रति कैसा व्यवहार था। तो असोदर बाबू का अपने बच्चों के प्रति अलगाव का व्यवहार था। ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि जब सब्जी लेकर असोदर बाबू असोदर घर पहुंचे तो उनकी दशा कैसी थी। तो उनकी दशा आपका द्वारिका जाने वाले सुदामा की जैसी थी। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि असोधर बाबू के क्वार्टर में कितने कमरे थे। तो उसके जो क्वार्टर मिला था सरकार की ओर से, वो क्योंकि आपका सेक्शन ऑफिसर थे, सरकारी आदमी थे, तो उस क्वार्टर में कितने कमरे थे। तो उस क्वार्टर में आपका 2 कमरा था। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा 2। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि सिल्वर वेंडिंग में गाउन पहनते समय असोधर बाबू को कौन सी बात चुभी थी। तो ये इस बात का चुभी थी क्योंकि उसके जो बेटे हैं जो भूषण इसको यहाँ पे गाउन उसे गिफ्ट करते हैं, तो उस समय कहते हैं कि पापा जो आप सुबह सुबह जो दूध लाने के लिए आप जाते हो तो उसी तरह चले जाते हो, मतलब ठंड में, तो आप ये पहन के जाइएगा, आपको अच्छा लगेगा, आप अच्छा दिखिएगा, ठीक है। तो उसको वहाँ पे ये बात चुभता है कि देखो मेरा बेटा क्या बोल रहा है कि आप जाते हो तो ये पहन के चल जाओ, लेकिन ये नहीं कहता कि आज से आप नहीं जाइएगा, हम ले जाकर के ले आएंगे, ठीक है। तो ये बात उसको चुभती है। ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर होगा दूध लाने की बात। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि सिल्वर वेंडिंग पार्ट के लेखक का क्या नाम है। तो शुरू में ही मैंने आपको बताया इस पार्ट के लेखक का नाम है मनोहर श्याम जोशी। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा मनोहर श्याम जोशी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि सिल्वर वेंडिंग कहानी के कथानायक का नाम क्या है। तो इस कहानी का मुख्य किरदार आपका असोधर पंथी है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का असोधर बाबू। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि असोधर बाबू किसको अपना आदर्श मानते थे। तो असोधर बाबू किशनदा को अपना आदर्श मानते थे। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा किशनदा। देखिए ये किशनदा कौन थे। तो जब असोधर बाबू छोटे थे और ये काम की तलाश में दिल्ली आए हुए थे तो इसे कोई भी काम नहीं दे रहा था, तब किशनदा ने ही इसे अपने पास रख करके इसे कुछ काम दिया था और इसे कुछ पैसे देते थे अपने घर भिजवाने के लिए, असोधर को घर भिजवाने के लिए, ठीक है। तो किशनदा असोधर का बहुत ही ज़्यादा मदद करते हैं और यहाँ पे आपका असोधर बाबू किशनदा को ही अपना आदर्श मानते हैं। जब उसके बच्चे से किसी भी प्रकार का नोक झोंक होता था तो ये किशनदा का ही एग्जाम्पल देते थे कि हमारे किशनदा ऐसे थे वैसे थे, मतलब इसी का एग्जाम्पल देते थे, इसी को आदर्श मानते थे। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि असोधर बाबू सर्वप्रथम किस पद पर नियुक्त हुए। तो ये आपका सर्वप्रथम बॉय सर्विस के पद पर नियुक्त हुए थे। ऑप्शन नंबर क इसका करेक्ट आंसर होगा बॉय सर्विस। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि असोधर का पूरा नाम है। तो असोधर का पूरा नाम है वाई.डी. पंत यानी कि असोधर पंत। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि असोधर बाबू के विवाह की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई। तो सिल्वर वेंडिंग यानी कि 25वीं वर्षगांठ। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा 25वीं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि दफ्तर के बाबुओं को अपने सिल्वर वेंडिंग के लिए असोधर बाबू ने कुल कितने रुपए दिए थे। तो दफ्तर के बाबू यानी कि जो उसके सहकर्मी थे उसको यहाँ पे वो 30 रुपए देते हैं। ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर होगा 30। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि लेखक ने असोधर बाबू को किशनदा का कौन सा पुत्र कहा है। तो यहाँ पे लेखक ने असोधर बाबू को किशनदा का मानस पुत्र कहा है। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा मानस पुत्र। अगला क्वेश्चन आपका देखिए क्या है कि असोधर बाबू मूलतः कहाँ के रहने वाले थे। तो असोधर बाबू मूल रूप से आपका ये कुमाऊं जो कि उत्तराखंड में पड़ता है यहाँ के रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा कुमाऊं के। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि किशनदा असोधर को क्या कहकर बुलाते थे। तो किशनदा असोधर पंत को यहाँ पे भाऊ कह करके बुलाते थे। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा भाऊ। तो ये आपका सिल्वर वेंडिंग का क्वेश्चन हुआ। अब इसके अगला जो चैप्टर है उसके क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग देखते हैं। अब इसके बाद हम लोग जो इस बुक का दूसरा चैप्टर है जूझ, इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। देखिए ये जो चैप्टर है आपका जूझ, इसके लेखक का नाम है आनंद यादव। आनंद यादव ने इस चैप्टर में अपनी जीवनी के बारे में लिखा है यानी कि अपने आत्मकथा के बारे में लिखा है। तो चलिए शुरू करते हैं और इसके जो मोस्ट वीवीआई एमसीक्यू प्रश्न है उसको यहाँ पे हम लोग देखते हुए चलते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है इस चैप्टर का कि जूझ पाठ के लेखक कौन है। तो जूझ पाठ के लेखक आपका आनंद यादव है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा आनंद यादव। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि जूझ का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो जूझ का शाब्दिक अर्थ होता है संघर्ष। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा संघर्ष। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि जूझ किस विधा की रचना है। तो अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया कि ये जो चैप्टर है आपका जूझ, ये आपका आनंद यादव का आत्मकथा है। तो ये आपका आत्मकथा विधा की रचना है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा आत्मकथा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि जूझ पाठ में लेखक क्यों पढ़ना चाहता था। तो जूझ पाठ में लेखक इसलिए पढ़ना चाहता था कि वह नौकरी को पा सकता था यानी कि पढ़ करके साथ ही साथ कारोबार और कमाई कर सकता था, उसमें पढ़ने की लगन था। ये तीनों कारण था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 ये सभी।
उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि लेखक अपने पिताजी को क्या कहकर संबोधित करता था। तो लेखक अपने पिताजी को दादा कहकर के संबोधित करते थे। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा दादा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि कौन लेखक को पढ़ाना नहीं चाहता था और उससे खेतों में काम करवाना चाहता था। तो उसके जो पिताजी थे, ठीक है, यही उसे पढ़ाना नहीं चाहते थे और उसे खेतों में काम करवाना चाहते थे। उसके पिताजी थोड़ा सा अजीब टाइप के व्यक्ति थे जो क्या करते थे, अड्डाबाजी का काम करते थे, ठीक है, और ये लेखक से काम करवाता था। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा पिताजी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि लेखक के पिता कोल्हू समय से पहले यानी कि जल्दी क्यों चलवाते थे। तो इसलिए चलाते थे क्योंकि पहले आने पर गुड़ की अच्छी कीमत मिलती थी, ठीक है। कोल्हू चलाने का मतलब क्या हुआ, आपका गन्ना से गुड़ बनाना, ठीक है। तो इसलिए चलाते थे क्योंकि गुड़ पहले अगर मार्केट में आता था तो उसकी अच्छी कीमत मिलती थी, इस वजह से। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा पहले आने पर गुड़ की अच्छी कीमत मिलती है इसलिए। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि लेखक का पिता उसे पढ़ाने की बजाय क्या काम करवाना चाहता था। तो उसे आपका पढ़ाने की वजह आपका खेती का काम करवाना चाहता था। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा खेती का काम। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि खेतों में आनंदा क्या काम करता था। तो खेतों में आनंदा आपका खेतों में पानी देने का भी काम करता था, एक पैरने का कोल्हू चलाने का भी काम करता था, साथ ही साथ भैंसों को चराने का भी काम करता था, यानी कि ये सभी काम करता था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 ये सभी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि लेखक के पिता के व्यवहार से आपको उसके बारे में क्या पता चलता है। तो लेखक के पिता के व्यवहार से उसके बारे में ये पता चलता है कि वह कठोर एवं बच्चे के शिक्षा के प्रति उदासीन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा वह अपने बच्चे के शिक्षा के प्रति कुछ भी ध्यान नहीं देता है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि 5वीं कक्षा की तैयारी लेखक कितने महीनों में कर लेने का विश्वास दिलाता है। तो ये 2 महीनों में कर लेने का विश्वास दिलाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा 2। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि पिताजी पर किसकी बात का असर होने पर 1.5 साल घर बैठने के बाद लेखक पाठशाला पहुंचा। तो उसके गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, एक तरह से मुखिया टाइप सा, ठीक है, जिसका नाम था दत्ताजी राव। उसी के जो आपका बोलने पर, ठीक है, वो क्या करते हैं, लेखक के पिताजी को बहुत ही ज़्यादा डांटते हैं कि तुम इसको स्कूल क्यों नहीं भेजता हो, ठीक है। तो उसी के बात के असर होने पर या लेखक को क्या करते हैं, स्कूल भेजते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा दत्ताजी राव। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि लेखक को पाठशाला भेजने से के पहले पिताजी उस पर क्या शर्त थोप देते हैं कि भैया हम तुमको पाठशाला तो भेजेंगे लेकिन यहाँ पे कुछ शर्त रखते हैं उसके सामने। तो क्या क्या शर्त रखते हैं, तो देखिए पहला शर्त रखते हैं कि पाठशाला के पहले खेत में पानी दे, साथ ही साथ पाठशाला के बाद भैंस चराएं, यानी कि स्कूल जाने से पहले भैया खेत में काम करके आओ, तुम खेत में पानी दो, साथ ही साथ स्कूल से जैसे ही तुम आते हो उसके बाद भैंस चराने के लिए जाओगे। ये 2 शर्त रखते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 1 और 2 दोनों। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि लेखक की कक्षा का सबसे शरारती बच्चा कौन था। तो लेखक की कक्षा का सबसे शरारती बच्चा आपका ये चौहान का लड़का था। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि मंत्री नामक अध्यापक कौन से विषय पढ़ाते थे। तो मंत्री नामक अध्यापक यानी कि जो टीचर था मंत्री नाम का, ये आपका गणित पढ़ाता था। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा गणित। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि गणित के अध्यापक मंत्री शरारती बच्चों को कैसा सजा देते थे। तो जो गणित के अध्यापक थे मंत्री, ये शरारती बच्चों को उसके पीठ में घूसा मार के सजा देते थे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 पीठ पर घूसा मारकर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि झूठ कथा में गणित के अध्यापक छात्रों की पिटाई क्यों करते थे। तो क्योंकि छात्र द्वारा कक्षा में शरारत करते थे, इस कारण उसकी पिटाई करते थे। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा छात्रों द्वारा कक्षा में शरारत करने के कारण। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि वसंत पाटिल कैसा लड़का था। तो वसंत पाटिल आपका देखने में दुबला पतला था, साथ ही साथ कुशाग्र बुद्धि का था, यानी कि बहुत ही तेज था, और शांत स्वभाव का था, यानी कि तीनों प्रकार का था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 ये सभी, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि किसकी प्रेरणा और मित्रता से लेखक मेहनत करने लगा, उसका आत्मविश्वास बढ़ा और वह भी मॉनिटर की तरह सबके सवाल देखने लगा। तो किसकी प्रेरणा से, तो उसके जो क्लास के मॉनिटर थे, बहुत ही तेज बच्चा था वसंत पाटिल, ठीक है, इसी की प्रेरणा से। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा वसंत पाटिल। नहीं कहते हैं कि संगति जैसा रहेगा वैसा बन जाएगा, तो ये आपका वसंत पाटिल को देख करके उसके संगत में उसके साथ रहने लगा तो वो भी तेज बन गया, ठीक है। तो आप भी प्रयास कीजिएगा, अच्छे व्यक्ति, अच्छे लड़की तो अच्छी लड़कियों के साथ रहिएगा, जिसके साथ जैसा रहिएगा वैसा आप लोग बनिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए
देखिए आपका क्या है कि वसंत पाटिल को लेखक ने अपना दोस्त बनाने की कोशिश क्यों की। तो देखिए आपका जो वसंत पाटिल था बच्चों, ये बहुत ही होशियार बच्चा था, आपका वह शांत स्वभाव का था, साथ ही साथ वह कक्षा का मॉनिटर भी था। ठीक है, यानी कि ये सभी कारण थे उपयुक्त, सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। इस वजह से लेखक ने आपका मॉनिटर जो आपका वसंत पाटिल था इसको आपका दोस्त बनाने की कोशिश की थी। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि सोंदलेकर कौन थे। तो ये आपका मराठी शिक्षक थे और साथ ही साथ मराठी शिक्षक होने के साथ साथ आपका एक मराठी कवि भी थे। ठीक है, यानी कि मराठी में एक कविता भी लिखते थे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 और 2 यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, 1 और 2 दोनों। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि कविताओं के प्रति लेखक के मन में रुचि किसने जगाई। तो ये आपका जो उसके मराठी टीचर थे आपका सोंदलेकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि लेखक खेतों में काम करता हुआ कविताएं किस तरह लिखता था। तो लेखक खेतों में काम करता हुआ आपका भैंस चराते चराते, पत्थर की शिला पर कंकड़ से लिखकर, अतो भैंस की पीठ पर लिख करके, यानी कि ये सभी तरह से ये कविताओं को लिखता था। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है बच्चों कि स्वयं कविता लिख देने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसे पैदा हुआ। तो ये अपने मराठी अध्यापक की प्रेरणा के द्वारा ये उसके मन में आत्मविश्वास पैदा हुआ। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, मराठी अध्यापक की प्रेरणा द्वारा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि लेखक को कविता के प्रति लगाव के कारण किसमें आनंद आने लगे। तो उसे अकेलेपन यानी कि अकेले रहने में आनंद आने लगे, किसके वजह से। तो कविता के प्रति, क्योंकि वह कविता लिखने का प्रयास करने लगा था, कविता को उसे पढ़ने में मजा आने लगा था, इस वजह से उसे अकेलेपन में आपका आनंद आने लगा था, यानी कि अकेले रहने में। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये आपका दूसरा चैप्टर समाप्त हुआ। अब इसके बाद हम लोग जो तीसरा चैप्टर है, ठीक है, अतीत के दबे पांव, उसके क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो देखिए तीसरा चैप्टर है आपका अतीत में दबे पांव। ठीक है, और इस चैप्टर के लेखक का नाम है आपका ओम थानवी, इसे आप लोग याद रखिएगा। तो देखिए इस चैप्टर का आपका पहला क्वेश्चन है कि खुदाई से प्राप्त गेहूं का रंग कैसा था। देखिए मैं पहले आपको बता देता हूं कि इस चैप्टर में किसके बारे में लिखा गया है, क्या बताया गया है। तो इस चैप्टर में आपका हड़प्पा सभ्यता यानी कि जो मोहनजोदड़ो है, सिंधु घाटी सभ्यता है, उसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है, उसके बारे में बताया गया है। तो वहाँ पे आपका मोहनजोदड़ो में खुदाई से जो गेहूं प्राप्त होता है उसका रंग कैसा होता है। तो उसका रंग काला होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 28 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि सिंधु सभ्यता की खूबी क्या है। तो सिंधु सभ्यता की खूबी आपका सौंदर्य बोध है, ऑप्शन नंबर 21 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि लेखक ने सिंधु सभ्यता के सौंदर्य बोध को क्या नाम दिया है। तो इसे आपका समाज पोषित नाम दिया है, ऑप्शन नंबर 22 का करेक्ट आंसर होगा, समाज पोषित। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि मोहनजोदड़ो अपने काल में किसका केंद्र रहा होगा। तो ये आपका सभ्यता का केंद्र रहा होगा, ऑप्शन नंबर 21 का करेक्ट आंसर होगा, सभ्यता का। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि मोहनजोदड़ो नगर कितने हेक्टेयर में फैला हुआ था। तो मोहनजोदड़ो नगर आपका ये 200 हेक्टेयर में फैला हुआ था, ऑप्शन नंबर 28 का करेक्ट आंसर होगा, 200 हेक्टेयर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि वग्र इमारत में कितने खंबे थे। तो इस इमारत में आपका टोटल 20 खंबे थे, ऑप्शन नंबर 21 का करेक्ट आंसर होगा, 20 खंबे। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि डीके हल्का किसके नाम पर रखा गया था। तो ये आपका दीक्षित काशीनाथ के नाम पर रखा गया था डीके हल्का, ऑप्शन नंबर 28 का करेक्ट आंसर होगा, दीक्षित काशीनाथ के नाम पर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि मोहनजोदड़ो की सबसे जो आपकी लंबी सड़क थी अब कितनी बची है। तो मोहनजोदड़ो की लंबी सड़क आपका ये आधा मील बचा हुआ है अब। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग 1/2 मील यानी कि आधा मील। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि मोहनजोदड़ो में लगभग कितने कुएं थे। तो मोहनजोदड़ो में लगभग आपका 700 कुएं थे, ऑप्शन नंबर 22 का करेक्ट आंसर होगा 700। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कौन से फल उगाए जाते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता में आपका खजूर और अंगूर ये 2 फल को उगाए जाते थे, ऑप्शन नंबर 22 का करेक्ट आंसर होगा, खजूर और अंगूर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कपास पैदा होती थी, इसका क्या प्रमाण है। देखिए कुछ तो प्रमाण मिला होगा तभी तो कह सकते हैं कि वहाँ पे कपास का उत्पादन होता था, कपास पैदा होता था। तो इसे कैसे हम लोग कर सकते हैं। तो वहाँ पे जो सूती कपड़ा मिला था इसी के आधार पर यह कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 22 का करेक्ट आंसर होगा, सूती कपड़ा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि अतीत में दबे पाठ नामक पाठ की रचयिता का नाम क्या है। यानी कि ये जो चैप्टर है आपका अतीत में दबे पाव, ठीक है, तो शुरू में ही मैंने आपको बताया अतीत में दबे पाव जो आपका चैप्टर है इसके लेखक का नाम क्या है। तो ओम थानवी, क्या नाम है, ओम थानवी है, ऑप्शन नंबर 21 का
करेक्ट आंसर होगा ओमथानवी। अगला क्वेश्चन आपका देखिए क्या है कि लेखक के अनुसार मोहनजोदड़ो की आबादी लगभग कितनी थी? तो इसकी आबादी लेखक के अनुसार आपका 85,000 था। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा 85,000। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि मोहनजोदड़ो का नगर कितने हजार साल पहले का है? तो यह आज से लगभग आपका 5,000 साल पहले का है। ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर होगा 5,000 साल। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि मोहनजोदड़ो की मुख्य सड़क की चौड़ाई कितनी थी? तो मोहनजोदड़ो की मुख्य सड़क की जो आपकी चौड़ाई थी ये आपका 33 फीट था। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा 33 फीट। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि मोहनजोदड़ो की सभ्यता और संस्कृति किसकी शोभा बढ़ा रहे हैं? तो ये किसकी शोभा? तो ये आपका अजायब घर, अजायब घर का मतलब क्या हुआ? जो आपका म्यूजियम होता है उसकी शोभा ये बढ़ा रहे हैं। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा अजायब घर यानी कि म्यूजियम। ठीक है, इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि जो यहाँ पे सामान मिला था इसे ले जाकर के कहाँ पे रख दिया गया है? तो ये आपका म्यूजियम में रख दिया गया है इस वजह से। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि मोहनजोदड़ो के सबसे ऊंचे चबूतरे का उस पर क्या विद्यमान है? तो इस ऊंचे चबूतरे पर आपका एक बौद्ध स्तूप विद्यमान है। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि बौद्ध स्तूप कितने फुट ऊंचे चबूतरे पर निर्मित है? तो बौद्ध स्तूप जो आपका बच्चों ये 25 फुट ऊंचे चबूतरे पर निर्मित है। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा 25 फुट। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि चबूतरे पर किसके कमरे बने हुए हैं? तो चबूतरे पर आपका विष्णु के कमरे बने हुए हैं। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा बौद्ध विष्णु के कमरे बने हुए हैं। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि राखालदास बनर्जी यहाँ पर किस वर्ष आए थे? तो राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज कब किया था? हिस्ट्री का क्वेश्चन है, बताइए। 1922 में। तो वही वर्ष वो यहाँ पे आए हुए थे यानी कि आपका मोहनजोदड़ो आए हुए थे। ऑप्शन नंबर क इसका करेक्ट आंसर होगा सन 1922 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि राखालदास बनर्जी कौन थे? तो राखालदास बनर्जी आपका एक पुरातत्ववेत्ता थे। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा पुरातत्ववेत्ता। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि मोहनजोदड़ो को नगर भारत का सबसे पुराना क्या कहा गया है? तो मोहनजोदड़ो को आपका नगर भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप कहा गया है। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा लैंडस्केप। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि मोहनजोदड़ो के वास्तुकला की तुलना किस नगर के साथ की गई है? तो इसकी तुलना चंडीगढ़ के साथ की गई है। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए चंडीगढ़ आपका एक आधुनिक नगर है यानी कि एक नियोजित नगर है। इसे प्लान्ड वे में बसाया गया है। ठीक है, और मोहनजोदड़ो को देखने के बाद भी ये लगता था कि ये आपका बहुत ही नियोजित तरीके से मोहनजोदड़ो की भी बसाया गया है। इस वजह से इसकी तुलना आपका चंडीगढ़ से किया गया है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि मोहनजोदड़ो से सिंधु नदी कितनी दूरी पर बहती है? तो सिंधु नदी उससे आपका 5 किलोमीटर की दूरी पर बहता है। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा 5 किलोमीटर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि दक्षिण में टूटे फूटे घरों का जमघट किसकी बस्ती मानी गई है? तो ये आपका कामगारों की यानी कि मजदूरों की बस्ती मानी गया है। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि महाकुंड कितने फुट लंबा है? तो महाकुंड आपका 40 फुट लंबा है। ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर होगा 40 फुट। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि महाकुंड की चौड़ाई कितनी है? तो महाकुंड की चौड़ाई आपका 25 फुट है। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछे कि इसकी गहराई कितनी है तो इसकी गहराई आपका 7 फुट है। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और उसकी लंबाई कितनी? 40 फुट। ठीक है, चौड़ाई आपका 25 फुट, साथ ही साथ इसकी गहराई आपका 7 फुट था। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि महाकुंड के 3 तरफ किसके कच्छ बने हुए हैं? तो महाकुंड के 3 तरफ आपका ये साधुओं के कच्छ बने हुए हैं। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा साधुओं के। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि उत्तर में 2 पांत में कितने स्नान घर हैं? तो उत्तर में 2 पांत में आपका टोटल 8 स्नान घर है। ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर होगा 8। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि कुंड के पानी के प्रबंध के लिए क्या व्यवस्था थी? तो इसके लिए आपका कुएं की व्यवस्था था। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा कुआं। अब इसके बाद यहाँ पे ये चैप्टर आपका खत्म हुआ इसका। अब इसके बाद जो आपका एन ए फ्रैंक यानी कि डायरी के जो पन्ने चैप्टर हैं उसके एमसीक्यू जो भी वीवीआई सिलेक्टेड क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए बच्चों इस बुक का चौथा और अंतिम चैप्टर है डायरी के पन्ने, जिसके लेखक हैं एन फ्रैंक। याद रखिएगा। तो देखिए इसका पहला क्वेश्चन है कि एन का कौन सा शौक था जिसे उसके घर वाले पसंद नहीं करते थे? तो एन का नई नई केस सज्जा करना ये जो शौक था उसके घर वाले उसे पसंद नहीं करते थे। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि मिस्टर डसेल के बारे में लेखिका ने यानी कि जो आपका लेखिका एन फ्रैंक है ने किस विशेषण का प्रयोग किया है? तो यहाँ पे मिस्टर डसेल के लिए यहाँ पे चुगलखोर का प्रयोग किया है। ऑप्शन नंबर क इसका करेक्ट आंसर होगा चुगलखोर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि मिस्टर डसेल लेखिका की शिकायत
किससे करता था? तो मिस्टर डसेल जो जिसे चुगलखोर कहा गया है, ये लेखिका की शिकायत उससे माँ से करता था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का लेखिका की मम्मी से। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि कौन सा देश जर्मनी के विरुद्ध युद्ध में शामिल नहीं हुआ था? तो ये आपका टर्की शामिल नहीं हुआ था। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा टर्की। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कौन सी मुद्रा अवैध घोषित की गई थी? तो ये आपका 1000 गिल्डर का नोट जो था, ये मुद्रा को अवैध घोषित किया गया था। यानी कि इससे जिस प्रकार से हम लोग यहाँ आपका मोदी जी ने 500 और 1000 के नोट का नोटबंदी किया था ना, उसी प्रकार से वहां पे आपका 1000 गिल्डर के नोट को बंद कर दिया था, समझ लीजिए नोटबंदी कर दिया था। ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि घायल सैनिकों से कौन बातचीत कर रहा था? तो घायल सैनिकों से हिटलर बातचीत कर रहा था। ऑप्शन नंबर क इसका करेक्ट आंसर होगा हिटलर। अगला क्वेश्चन क्या है कि घायल सैनिक अपने जख्म दिखाते हुए क्या महसूस कर रहे थे? तो ये गर्व महसूस कर रहे थे। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा गर्व। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि हर सोमवार को लेखिका के लिए सिनेमा और थिएटर पत्रिका कौन लेकर के आते थे? तो ये आपका मिस्टर कुगलक लेकर के आते थे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का मिस्टर कुगलर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि किसको जन्मजात बहादुर कहा गया है? तो यहाँ पे चर्चिल जो कि आपका इंग्लैंड के प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है, इसको जन्मजात बहादुर कहा गया है। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि एन किनको मूर्ख समझती है? तो एन यहाँ पे आपका मिसेज वान दान और मिस्टर डसेल को यहाँ पे मूर्ख समझती है, बुद्धू समझता है। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि एन किसको शांति दायिनी और आशा दायिनी मानती है? तो ये आपका प्रकृति को शांति दायिनी और आशा दायिनी मानती है। ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर होगा प्राकृतिक को। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि युद्ध के समय ब्लैक मार्केट में जूते का नया तला कितने का मिलता था? तो युद्ध के समय आपका ब्लैक मार्केट में जूते का नया तला ये आपका 7.5 गिल्डर का मिलता था, यानी कि 7.50 गिल्डर का मिलता था, ठीक है। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि मिस्टर डसेल किस कारण से लेखिका से खफा था? तो मिस्टर डसेल लेखिका से इसलिए खफा था क्योंकि लेखिका मिस्टर डसेल की एक भी बात को नहीं सुनती थी, यानी कि बात नहीं सुनने के कारण। ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि 13 जून 1944 को एन कितने वर्ष की हो गई थी? तो 13 जून 1944 को एन 15 वर्ष की हो गई थी। ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर होगा 15 वर्ष। देखिए आज रखिएगा एन फ्रैंक का जन्म कब हुआ था? तो इसका जन्म आपका 13 जून 1929 को हुआ था, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो 29 में इसका जन्म हुआ, 44 में इसका 15 वर्ष हो गया था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि जन्मदिन पर एन को क्या मिले थे? तो जन्मदिन पर आपका एन को बहुत सारे गिफ्ट मिले थे, यानी कि बहुत से उपहार मिले थे। तो ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर होगा बहुत से उपहार। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि एन ने पीटर को किस प्रकार का व्यक्ति कहा है? तो एन ने पीटर को यहाँ पे घुन्ना व्यक्ति कहा है। ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि एन फ्रैंक ने डायरी का आरंभ किस तिथि से किया था? तो एन फ्रैंक ने डायरी का आरंभ आपका 8 जुलाई 1942 को किया था, यानी कि जब वह इसी दिन आपका अज्ञातवास में उसके पूरा परिवार जाता है, तो ये अकेलेपन को दूर करने के लिए डायरी लिखना इसी दिन से स्टार्ट करता है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि एन ए फ्रैंक के परिवार आपका अज्ञातवास में कब जाते हैं? तो ये आपका 8 जुलाई 1942 को जाते हैं और इसी दिन से आपका एन फ्रैंक डायरी लिखना आरंभ करते हैं, यानी कि डायरी लिखना शुरू करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि एन फ्रैंक की बड़ी बहन का क्या नाम था? तो एन ए फ्रैंक की बड़ी बहन का नाम आपका मार्गोट था। ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर होगा मार्गोट। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि एन फ्रैंक के पापा को किसके बुलावे का नोटिस मिला था? तो ये आपका ये एस के बुलावे का नोटिस मिला था। ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर होगा ये एस, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, लेकिन देखिए ये जो नोटिस मिला था एक्चुअल में इसमें किसको बुलाया गया था? इसमें एक्चुअल में आपका मार्गोट को बुलाया गया था। आगे आपका क्वेश्चन भी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि मिस्टर वान दान एन फ्रैंक के पापा का क्या लगता था? तो ये मिस्टर वान दान जो थे ये आपका एन ए फ्रैंक के पापा का बिजनेस पार्टनर थे। ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर होगा बिजनेस पार्टनर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि ये एस के बुलावे का क्या मतलब था? तो जो भी जिसको भी ये एस बुलाता था इसका मतलब ये था कि उसे आत्मा शिविर में आपको डालने वाला है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का आत्मा शिविर में जाना, ठीक है, ये इसका मतलब था। अगला क्वेश्चन क्या है कि एन फ्रैंक किस धर्म से संबंधित थी? तो ये यहूदी धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर
होगा यहूदी धर्म। देखिए जो यहूदी धर्म के लोग थे इसी को यहाँ पे आपका आत्मा शिविर में डाला जा रहा था हिटलर के आदेश पर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये आत्मा शिविर में ना चला जाए इस वजह से इसके परिवार आपका अज्ञातवास में चले जाते हैं, यानी कि इसके पापा का जो एने फ्रैंक के जो पापा का ऑफिस था वहाँ पे ये लोग छिप कर रहने लगते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि ये एसएस का बुलावा किसके लिए आया था, तो ये आपका मार्गोट के लिए आया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा मार्गोट के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि एन फ्रैंक के परिवार के बुलावे के कारण क्या फैसला लिया, तो ये आपका अज्ञातवास में जाने यानी कि कहीं पे छुप जाने का यानी कि आपका एक तरह से गुप्त रूप से रहने का फैसला लेता है। तो ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा अज्ञातवास में जाने का फैसला लेता है। देखिए बुलावा आ जाता है इस वजह से ये कितने तारीख को चले जाते हैं, तो 8 जुलाई को चले जाते हैं, लेकिन इसका जाने का प्रोग्राम कितना तारीख को था, तो 16 तारीख को था, यानी कि 8 दिन पहले इसे जाना पड़ता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अज्ञातवास में जाने के लिए एन फ्रैंक के परिवार कि किसने सहायता की थी, तो ये आपका मीएप ने सहायता किया था। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा मीएप ने। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि एन फ्रैंक ने अपने बिल्ली को कहाँ पर छोड़ा, तो एन फ्रैंक ने अपने बिल्ली को अपने पड़ोसियों के पास छोड़ देते हैं जल्दी जल्दी में। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा पड़ोसियों के पास। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि एन फ्रैंक के परिवार ने पहले कब अज्ञातवास में जाने का फैसला लिया था, तो कब जाने का फैसला लिया था, तो इसको ये फैसला लिए थे कि हम 16 जुलाई को जाएंगे, लेकिन ये मार्गोट का बुलावा जाता है ये एसएस से, ठीक है। तो इस वजह से इसे 8 दिन पहले जाना पड़ता है, क्योंकि ये अब ये एसएस के पास नहीं जाती वहाँ पे जहाँ से बुलावा आया था आत्मा शिविर में, तो इसे जबरदस्ती पकड़ करके ले जाते हैं, इस वजह से 8 दिन ये पहले भाग जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का 16 जुलाई को यहाँ पे अज्ञातवास में जाने का फैसला लिया था। और कितने दिन पहले जाते हैं, 8 दिन पहले, 8 तारीख को। अगला क्वेश्चन क्या है कि एन फ्रैंक का परिवार कहां पर छिप कर रहा, तो ये कहां पर छिप कर रहते हैं, तो यार पापा के ऑफिस की इमारत में, ठीक है। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा पापा की ऑफिस की इमारत में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि एन के परिवार ने कितना वक्त छिप कर गुजारा, यानी कि जो अज्ञातवास में जाते हैं यानी कि जो आपका पापा के ऑफिस में इमारत में छुप करके रहते हैं, तो कितना वर्ष तक वहां पे इस तरह से छुप करके बिताते हैं, तो 2 वर्ष। 2 वर्ष के बाद इन लोगों को पकड़ कर ले जाते हैं, कोई भी बता देते हैं इस वजह से, ठीक है। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि मार्गोट की कितनी आयु थी, तो मार्गोट की यहाँ पे आपका 15 वर्ष की आयु थी। ऑप्शन नंबर किसमें दिया है, ऑप्शन नंबर ग, ठीक है। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा, एक बार चेक कर लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि एन के परिवार की पालतू बिल्ली का क्या नाम था, तो जो पालतू बिल्ली था जिसे पड़ोसियों के पास छोड़ करके ये अज्ञातवास में गई थी, ठीक है, तो उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था आपका मुर्तजी, ठीक है। ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि एन के घर वालों ने खिड़कियों को किससे ढक कर रखा था, तो ये किससे रखे थे, तो ये आपको ब्लैक आउट वाले पर्दों से ढक करके रखा था ताकि कोई भांज ना ले, मतलब कोई भी जान ना पाए, ठीक है। ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, आखिरी क्वेश्चन आपका इस चैप्टर का कि एन को किसका लंबा उपदेश सुनना पड़ता था, तो एन को यहाँ पे उसकी माँ का लंबा उपदेश सुनना पड़ता था। ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर होगा माँ का। तो यहाँ पे मैंने आपका जो विधान बुक था बच्चों इसका कंप्लीट एमसीक्यू करवा दिया आपका चैप्टर वाइज। अब विधान बुक का एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। इसके बाद आपका जो आरोह बुक है उसका जो आपका पद्य खंड है यानी कि जो आपका कविता वाला सेक्शन है उसका भी क्वेश्चन करवाऊंगा, और जो आपका उसको भक्ति वाला चैप्टर मतलब उसमें जो आपका गद्य सेक्शन है, जो आपका कहानी वाला सेक्शन है उस बुक में, उसका भी यहाँ पे मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा। फिर उसके बाद जो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी आपको यहाँ पे करवाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो को जितना हो सके आप लोग हिंदी इलेक्टिव वाले हिंदी कोर वाले जितने भी विद्यार्थी हैं उस तक आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। देखिए हिंदी इलेक्टिव के ज़्यादा बच्चे हैं तो बहुत सारे लोग हिंदी इलेक्टिव का ही वीडियो बनाते हैं, हिंदी कोर का नहीं बनाते, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आपके लिए हेल्प कर रहा हूँ, आप लोगों की तैयारी बेहतर हो इस वजह से। तो प्लीज़ आप लोग भी थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा, इस वीडियो को दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।